हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नेचर और स्कोप, हम इसमें बेसिकली दो ही चीजें देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है और इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग डेफिनेशंस देने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, लेकिन एट लास्ट किसी भी की भी ऐसी डेफिनेशन नहीं होगी जिसको हम वैलिड मान लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी की बहुत ही ज़्यादा नैरो होगी, किसी की बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगी, किसी के अंदर कोई कंसेप्ट इंक्लूड नहीं होगा, किसी के अंदर कोई कंसेप्ट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको कुछ डेफिनेशंस भी याद रखनी पड़ेंगी, उससे हम अपने आंसर को इम्प्रेसिव भी बना सकते हैं। दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल। क्या बात करते हैं नेचर के अंदर कि क्या हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, साइंस, या फिर वो क्या है, आर्ट है, राइट। और हम क्या देखते हैं कि इफ इट इज अ साइंस, अगर हमारी इकोनॉमिक्स एक साइंस है तो क्या वो पॉजिटिव साइंस है या फिर वो नॉर्मेटिव साइंस है। सेकंड, हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमिक्स साइंस है तो क्या वो पॉजिटिव साइंस है या फिर वो नॉर्मेटिव साइंस है, राइट। थर्ड चीज हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, क्या है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके अंदर आता क्या है, सब्जेक्ट मैटर, राइट। तो थर्ड जो हम देखते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब एक्चुअल में होता क्या है कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या डिफरेंट डेफिनेशंस देंगे। कोई बोलेगा कि वेल्थ की स्टडी है, कोई बोलेगा ह्यूमन की स्टडी है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ इकोनॉमिक्स बोलता है। लास्ट में जाके कंक्लूजन भी आता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम डेफिनेशन के अंदर फिट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसकी कोई डेफिनेशन वैलिड ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में एक इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वो है जो काम एक इकोनॉमिस्ट करते हैं, दैट्स इट। इस डेफिनेशन में लास्ट में उसको खत्म कर देते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर इतना लार्ज है कि वो एक डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड ही नहीं हो सकता, राइट। तो अब हम वो चीज़ सीक्वेंस में देखने वाले हैं। आधे हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी देखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरह के इकोनॉमिक्स ने क्या कहा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, वो सब अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट, कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी साइंस है या फिर आर्ट्स है, राइट। साइंस के अंदर हमारे कौन से सब्जेक्ट हो गए, जूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या है, ये सब हमारे साइंस के सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्ट्स के अंदर क्या आता है हमारा, रिलेटेड टू जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, या फिर जिसके अंदर हम लोग अपनी कोई स्पेशलाइजेशन लाइक म्यूजिक, डांस, ये सब क्या हो जाता है, आर्ट हो जाता है। तो वो बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस है या फिर आर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन निकल गया है कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना वो बहुत है, साइंस भी है, वो हमारी आर्ट भी है। कैसे है साइंस भी और कैसे आर्ट भी। देखो, साइंस की हमने कुछ फीचर्स पढ़ी थी, राइट। हमको पता है कि साइंस जो है उसकी कुछ फीचर्स होती है। साइंस की बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हमारी तीन ही फीचर होती है, राइट। साइंस की कौन कौन सी फीचर हमारी तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो इसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि साइंस के प्रिंसिपल्स को कोई भी कहीं भी हम लोग क्या है एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी, राइट। क्योंकि साइंस, आप खुद भी देखो, फिजिक्स के अंदर आप जो पढ़ रहे हो, आपने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में जाके वो एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा, राइट। तो साइंस का जो सबसे मेन फीचर है कि जो साइंस होती है वो साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो अब बात करें अगर हम इकोनॉमिक्स की, तो क्या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? यस, इट इज। देखो, इकोनॉमिक्स है क्या, कितने सारे अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल किसी और कंट्री के होंगे, हमारे जो सैमुअल्सन अलग किसी और कंट्री के होंगे, लेकिन उन सब ने जो थ्योरीज दी वो हर थ्योरी हर कंट्री के अंदर पढ़ी जाती है। लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, या आप जितने भी चैप्टर इकोनॉमिक्स के अंदर रेंट, प्रॉफिट, कुछ भी आप पढ़ते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कुछ भी है, तो वो सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, वही प्रिंसिपल्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वही प्रिंसिपल्स को दूसरी कंट्रीज में पढ़े जा रहे हैं। वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सेम है, लॉ ऑफ सप्लाई सेम है, एक्सेप्शन सेम है, हर चीज सेम है। ठीक है, तो यस, इससे पता चलता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको पता चला कि यस, इकोनॉमिक्स हमारी क्या है, साइंस, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और हमारी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल भी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सेकेंड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
साइंस के अंदर हमारा क्या होता है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कोज क्या होता है, कारण, इफेक्ट क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, राइट। तो जैसे कि आप देखते हो कि फिजिक्स में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर लाइक केमिस्ट्री में अगर O2 प्लस C अगर CO2 जाके बनते हैं तो उसके पीछे एक कोज है, प्लस उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी पता होता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट, कोरोना वायरस बने, ठीक है, तो कोरोना वायरस जो बना वो किस वजह से बना, कि कुछ कारण रहे कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो गलत हो गया और उसका इफेक्ट भी हमको देखने को मिल ही रहा है, राइट। तो क्या है, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है उनमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूर होता है, ठीक है। वही अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मिलता है, राइट। कैसे मिलता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड जो है हमारी कम हो गई। अब बात आती है डिमांड कम हुई, क्यों हुई डिमांड, क्योंकि प्राइस बढ़ी। क्या है रीजन है उसके पीछे हमारे पास, तो प्राइस बढ़े इसीलिए डिमांड कम हुई। तो प्राइस क्या हुआ, कोज, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई, राइट, ठीक है। हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया इसीलिए हमारी कॉस्ट ज्यादा आई, ठीक है, शॉर्ट रन में, ठीक है। प्रोडक्शन ज्यादा किया, कॉस्ट हमारी इसलिए ज्यादा आई, क्यों, कॉज क्या है कि हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, हम लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन किया इसीलिए कॉस्ट हमारी ज्यादा आई, तो वो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो क्या है, तो सेम हम कॉज एंड इफेक्ट किस में भी पढ़ते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यस, इस बात से भी पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक साइंस है, ठीक है। तो पहले हमारी की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, सेकंड हमारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिलता है, प्लस हमारे को साइंस में मिलता है। थर्ड है साइंस को हम जो बोलते हैं ना, आप कभी भी किसी के भी लाइक डेफिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी के भी, सबसे पहला वर्ड क्या आता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जो इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना वो सिस्टमैटिक स्टडी होगी। ऐसे नहीं है कि आप लोग पहले कुछ पढ़ लो बाद में कुछ पढ़ लो, राइट। तो ये क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आपको अगर कोई स्टडी करनी है तो आपको एक सिस्टम के साथ, कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो एक पर्टिकुलर आपको पहले उसकी थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड कुछ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप उस एक्सपेरिमेंट को करके देखोगे, फिर उसका कुछ इफेक्ट निकल के आएगा। तो क्या है, एक फिजिक्स है, साइंस है, बायो है, वो क्या एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेम वे हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ही है। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्टली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने लगे और हमको यही नहीं पता डिमांड सप्लाई क्या होता है, राइट। तो क्या है, तो ये भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है कि हमको एक सिस्टम, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमको क्या है हमारी जितनी भी स्टडीज है वो करनी पड़ती है। या जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया भी है, जिसमें मैंने आपको लाइक बताया था कि हमारा जो थ्योरीज होती हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, जहाँ से हम जनरलाइजेशन निकालते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू, तो हम पहले एक अलग अलग प्रोसेस होता है, पहले हम प्रॉब्लम को सोचते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड अजम्पशंस बताते हैं। तो क्या है, वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ही तो है नॉलेज की, राइट। तो हमारी साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और हमारी इकोनॉमिक्स भी क्या है, वो भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो साइंस है, राइट। क्या है हमारी इकोनॉमिक्स, साइंस। अब बात आती है आर्ट की। आर्ट क्या होता है, ड्राइंग, कुछ भी बनाना, राइट, डांस करना, ठीक है। तो आर्ट क्या होता है कि आपने जो यहाँ साइंस के अंदर जो भी आपने पढ़ा, आपने जो भी चीज पढ़ी है, राइट, आप अगर उसको प्रैक्टिकली करके देखो, आपने जो भी चीज पढ़ी अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखो तो वो क्या हो जाएगा, आर्ट, ठीक है। डांस है, कोई यहाँ से उठ के कूदने नहीं लग जाता, पहले वो डांस के बारे में पढ़ाया जाता है उसको कि डांस है क्या, वो उससे रिलेटेड। कोई म्यूजिक बजा रहा है तो उसको म्यूजिक सिखाया जाता है पहले, फिर उसको वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जो है वो करके देखते हैं। सेम वे हमारी इकोनॉमिक्स है, हम पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट है वो पैदा तो इकोनॉमिस्ट नहीं हुआ था, उसने पहले बीए इकोनॉमिक्स में करी, एमए करी, जो भी करी, फिर उसने अपनी स्टडीज पीएचडी भी चलो करी। तो इकोनॉमिक्स में उसने पहले क्या है, नॉलेज गेन किया। फिर जब वो इकोनॉमिस्ट बन जाता है तो वो अपनी नॉलेज को क्या कर रहा होता है, अप्लाई, वो पॉलिसीज बना रहा होता है, वो कंट्री की वेलफेयर में जीडीपी ग्रोथ हेल्प करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी नॉलेज को क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल अप्लाई करके देख रहा है, और यही होती है हमारी क्या, आर्ट। तो इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और हमारी इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज को जो हमने गेन किया, हम अपनी सिस्टमाइज्ड कलेक्टेड नॉलेज को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, आर्ट है। अब बात आती है कि ये बात तो सच हो गई कि वो साइंस तो है, अब बात आती है कि वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, कि वो साइंस पॉजिटिव है नॉर्मेटिव, ठीक है।
पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच का अगर डिफरेंस बताऊं तो अगर एक बेसिक सा डिफरेंस, तो हमारा जो पॉजिटिव होता है वो हमारा होता है फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड। कैसा? बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, राइट। लेकिन जो हमारा नॉर्मेटिव होता है ना, उसमें फैक्ट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? वैल्यू जजमेंट। क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जजमेंट, ठीक है। कि हम इसमें बताते हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ है, या हम थोड़ा सा क्या है फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्शंस भी कर देते हैं, वो भी हमारा साइंस में आता है एक्चुअल में। तो साइंस की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या है पॉजिटिव के अंदर क्या है फ्यूचर प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत कर सकते हैं कि, लेकिन वैल्यू जजमेंट में हम क्या बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, व्हाट ought टू भी आ जाता है इसके अंदर। क्या आ जाता है? व्हाट ought टू बी। कि जैसे मैं बोलूँगा अगर हमारे लाइक गवर्नमेंट ने सबको 1-1 लाख रुपए दे दिए तो हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये क्या है? ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये मेरी क्या है वैल्यू जजमेंट है, ठीक है। ये बात कोई प्रूव नहीं कर सकता और ना ये हो सकता, ठीक है। तो मेरा क्या है? ये वैल्यू जजमेंट है, नथिंग है। तो इसके अंदर क्या है? कोई फैक्ट्स नहीं होते, जस्ट क्या होता है? वैल्यू जजमेंट होता है, ठीक है। व्हाट ought टू बी पे बात करता है कि क्या होना चाहिए, क्या है, क्या था, क्या नहीं है, क्या कैसा है, वो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस यही बात करेगा क्या होना चाहिए, राइट। जो हमारा पॉजिटिव है वो डील करता है व्हाट इज, क्या है, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, कि क्या था, क्या है और क्या होगा, राइट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके व्यू पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर हम उस पर्सन के व्यू पॉइंट्स को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। व्यू पॉइंट्स का यहाँ पर कोई खेल नहीं है। दूसरा पॉजिटिव साइंस है तो हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स को, ठीक है, कि वो बात सच है या फिर वो झूठ है। यहाँ पर जो हमने कहा उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, कांट वेरीफाई, राइट। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हम 1-1 लाख रुपए दे दें इंडियंस को तो हमारी देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। तो और कोई मेरा व्यू पॉइंट है, मैं कुछ भी सोचूँ या मेरे पे डिपेंड करता है। तो क्या हम उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करके देख सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इंडिया जो है उसको 1948 में जो है वो आज़ादी मिली थी, तो क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं? येस, वी कैन वेरीफाई। हमको पता है कि 1948 में नहीं 1947 में मिली थी, हमारे पास फैक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव के अंदर जो भी चीज़ें हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट 1948 में मिली, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फाइन, भले ही ये बात गलत है लेकिन क्या है ये वेरीफाइबल है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP जो है हमारी कंट्री के अंदर 1992 में आई थी, तो वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेंस, क्योंकि हम वेरीफाई करके बता सकते हैं कि ये बात गलत है, ठीक है। अब नॉर्मेटिव के अंदर मैं बोलूँ कि हमारी कंट्री के अंदर NEP जो है ना वो 1800 में आनी चाहिए थी, तो आज हमारा कंट्री बहुत आज़ाद होता, मतलब बहुत एफ्लुएंट होता, ठीक है। तो क्या है ये वैल्यू जजमेंट हो गई। अब ये चीज़ वेरीफाई हम नहीं कर सकते, मेरी वैल्यू जजमेंट है, मेरा व्यू पॉइंट है, तो वो क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस, कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। अब हम बात करें हमारा बेसिक जो है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर है, देखो बहुत ही सारे हमारे इकोनॉमिक्स थे, अलग अलग उन्होंने डेफिनेशन दी, अलग अलग उन्होंने बात कही कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। किसी ने बोला कि इट्स जस्ट रिलेटेड टू वेल्थ, कि सिर्फ और सिर्फ क्या है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और क्या बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है जस्ट, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स कुछ बोलते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, की इकोनॉमिक्स जो है वो तो स्टडी है किसकी? ह्यूमन काइंड की। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मैटर के अंदर हमारी क्या है बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है जो रिलेट करता है कि किसी चीज़ का इफेक्ट क्या होने वाला है, उसको उसका जो है उससे कितनी जो है हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें हमारी सब्जेक्ट मैटर के अंदर आती है, ठीक है। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स स्टडीज द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द वेल्थ, कि ये ना जो है ये वेल्थ से रिलेटेड है, ये है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स ने इस बात को गलत बोला और बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है किसकी? ह्यूमन काइंड, इंसानों की, ठीक है। फिर इस डेफिनेशन को भी आगे लाइक
गलत बताया जाएगा, तो क्या है इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस चलते रहते हैं। बाकी हम जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स करने वाले हैं उसमें मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की, जो कि आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में भी यूज कर सकते हैं। कि जिन्होंने बोला कि साइंस ऑफ वेल्थ है उसमें आप 1-2 डेफिनेशन लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स की। जिन्होंने बोला कि ह्यूमन काइंड की स्टडी है उनमें आप वो बोल सकते हैं। फिर कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि स्कार्सिटी की स्टडी है, ठीक है, लाइक दिस। तो सब्जेक्ट मैटर जो है इकोनॉमिक्स का, जैसा कि मैंने पहले बताया, लास्ट में बात आती है कि वो इतना बड़ा है सब्जेक्ट मैटर कि उसको एक डेफिनेशन के अंदर जो है ना लाना बहुत मुश्किल है। उसका स्कोप इतना वाइड है कि उसको एक डेफिनेशन के अंदर हम लोग फिट ही नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का, कि जो इकोनॉमिस्ट एक काम करते हैं वो ही हमारी क्या है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। दैट्स इट, बस ये जो है हमारा कंसेप्ट होता है। इसके बाद हमारा आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमारा इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट। So here are the some of the like definitions that we can use by defining our scope of economics or to define our subject matter of economics, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर या स्कोप को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है इन डेफिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमको और अच्छे से हमारा आंसर ज़्यादा अच्छा भी लगता है, राइट। तो अगर बात की जाए स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो लाइक जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो जस्ट वेल्थ तक नहीं है, वेल्थ तक जो है वो लिमिटेड है। कि आप इकोनॉमिक्स क्या है स्टडी ऑफ वेल्थ है, कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना उनकी स्टडी हमारी क्या कहलाएगी इकोनॉमिक्स कहलाएगी। बट अब बात आती है कि फिर इसकी वेल्थ वाली बात को क्रिटिसाइज़ किया अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने। उन्होंने बोला कि इलीगल वे से कमाया हुआ धन क्या आप इकोनॉमिक्स के अंदर लोग, लाइक हम नेशनल इनकम आपने देखा होगा हम काउंट करते हैं, हम लोग क्या नेशनल इनकम के अंदर रॉबरी से आया हुआ धन ये चीज़ें लेते हैं, कभी नहीं लेते, राइट। तो क्या है, तो फिर क्रिटिसाइज हुए वो भी। फिर जो है नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन काइंड की जो स्टडी है हमारी, लाइक हम ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी करें वो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। अगेन इस बात को फिर से क्रिटिसाइज किया गया कि लाइक जैसे कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी वो स्कार्स रिसोर्सेज बॉन्ड्स उनके बीच के जो ह्यूमन बीइंग को जो उनके बीच में लाइक डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चॉइस उसको करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये डेफिनेशन बेसिकली हमारी आई थी। फिर उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इस तरह से हमारी अलग अलग डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज़ किया, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया, और फिर हमारी फाइनली एक ही हमारी जो लाइक लास्ट में स्कोप को डिफाइन करती है वो आती है जैकोब वाइनर की डेफिनेशन, जो कि बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज व्हाट अबाउट ऑल इकोनॉमिक्स डू। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स की जो है ना डेफिनेशन, वो पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने क्या दी थी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के ने क्या डेफिनेशंस दी, और उसके बाद हम देखेंगे वाले कि फिर जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बात की स्कार्सिटी की, राइट। पहले जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या बात की सिर्फ ये वेल्थ से रिलेटेड है। फिर जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि ह्यूमन काइंड की स्टडी। थर्ड वाले आए उन्होंने बोला कि नहीं स्कार्सिटी से रिलेटेड है। फोर्थ फिर आएंगे वो बोलते हैं नहीं यार इसमें तो ग्रोथ भी आनी चाहिए, इसमें तो जीडीपी भी आनी चाहिए। फिर और इकोनॉमिस्ट आते हैं बोलते हैं कि नहीं इसमें तो वेलफेयर भी आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे वो इतना स्कोप हो जाता है इकोनॉमिक्स का कि लास्ट में बोला जाता है कि इसको हम फिट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हम पहले देखने वाले हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के व्यू। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि इकोनॉमिक्स जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनकी स्टडी जो हम करने वाले हैं वो हमारी क्या है इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आई। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन इकोनॉमिस्ट थे हमारे वो थे एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इंक्वायर इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि जो हमारा वेल्थ ऑफ द नेशन है वो सिर्फ उसी के नेचर और उसी के कॉजेज से रिलेटेड स्टडी करती है, उसी से रिलेटेड इंक्वायरी करती है। वो किसने बोला, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारे, राइट। तो फादर थे इकोनॉमिक्स के, तो सबसे पहले यही आए थे। इन्होंने जो मेन हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे यही थे। तो इन्होंने क्या बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ ऑफ द नेशन में नेचर और कॉजेज की स्टडी करता है, वहीं तक ये लिमिटेड है, राइट। फिर उसके बाद जो है रिकार्डो RICARDO, ठीक है, रिकार्डो ने बोला कि हाउ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग ग्रुप्स के पास, अलग अलग सोसाइटी के पास, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगेन ये भी हमारी किस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट कर रही है, वेल्थ के ऊपर, राइट। कि रिसोर्स क्या है, वेल्थ ही तो है किसी भी कंट्री का, राइट। तो किसी भी कंट्री का वेल्थ क्या होता है, उसके रिसोर्स ही होते हैं, उसके ह्यूमन रिसोर्स है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब क्या है, कंट्री का वेल्थ है। तो इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड बात की। फिर जो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे ही रहे। तो अगेन
फिर इनको क्रिटिसाइज़ किया, अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने इनको लाइक क्रिटिसाइज़ किया, जैकोब वाइनर ने, रॉबिन्स ने इनको क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेटेड टू दी वेल्थ, इसमें और भी बहुत चीज़ें आती हैं जो आप लोगों ने मिस कर ली है, ठीक है। जैसे कि फिर जो हमारे जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो क्लासिकल के बाद नियो क्लासिकल आते हैं, ठीक है, तो जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो ह्यूमन काइंड की स्टडी है, ये तो ह्यूमन की स्टडी है, ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल एनिमल, उसकी स्टडी है हमारी इकोनॉमिक्स, तभी तो ये सोशल साइंस के अंदर आती है, राइट, कि ह्यूमन एक सोशल बीइंग है और हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द सोशल साइंस, और यही हमारा क्या है, स्कोप है किसका, इकोनॉमिक का। फिर तो जो हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सबसे फेमस जो थे हमारे क्या थे, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने क्या बोला, स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैन की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब एक मैन है, वो खाली बैठा है, ठीक है, पैसे गिन रहा है, तो अगर आप उसकी स्टडी करो तो क्या वो इकोनॉमिक्स में आएगा, ऑब्वियस ही बात है, राइट। तो फिर इस डेफिनेशन को काफ़ी लाइक वे से क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी लाइक वेल्थ, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी ह्यूमन, इसमें और भी बहुत चीज़ें, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीडीपी, हमारी सोशल वेलफेयर, बहुत चीज़ें आती हैं जो कि हमें अकाउंट में लेनी चाहिए, और यही यहाँ तक हमारा इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड नहीं है। जो ये डेफिनेशन है ये इतनी ज़्यादा लाइक ह्यूमन काइंड, आपने पूरा ह्यूमन को ले लिया, ये इतनी ज़्यादा वाइड हो चुकी है कि इसके अंदर पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड की स्टडी ही ले ली गई है, लेकिन पूरी ह्यूमन काइंड की स्टडी जो है वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं लेते, हम जो लिमिटेड चीज़ें लेते हैं जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जीडीपी से रिलेटेड है, हमारी जो हमारी कंट्री के वेलफेयर से रिलेटेड है, जो हमारी कंट्री के वेल्थ से रिलेटेड है, हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें स्टडी करते हैं, ह्यूमन काइंड। तो इस डेफिनेशन को काफ़ी लाइक वास्ट बताया गया, वेल्थ वाली डेफिनेशन को काफ़ी ज़्यादा नैरो बताया गया। फिर हमारे जो आते हैं जो लाइक इकोनॉमिस्ट आते हैं, उन्होंने बोला कि इट्स ऑल अबाउट दी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी जो वॉन्ट्स है वो है अनलिमिटेड और हमारे जो रिसोर्सेज है वो है स्कार्स, वो क्या है, लिमिटेड है। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो क्या है, वो इन्हीं के बीच में बैलेंस बनाने की, कि हमें वॉन्ट्स और जो हमारी क्या है, जो हमारी रिसोर्सेज है उनके बीच में बैलेंस बनाना, अपनी चॉइस को डिसाइड करना, इन दोनों बेसिस को अकाउंट में लेते हुए, वो हमारी इकोनॉमिक्स है। तो उसके अंदर जो हमारी मेन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो होती है रॉबिन्स, राइट। और जो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है, यही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। और जितनी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जितने भी इकोनॉमिस्ट ने दी, उनमें से सबसे बेस्ट माना गया था किसकी, रॉबिन्स की डेफिनेशन, क्योंकि ऐसा माना गया कि इन्होंने ना ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया था, ठीक है। तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या गई, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce resources which have alternative use। इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, एंड्स उसकी क्या है, जो उसकी इच्छाएं हैं, और उसके पास जो स्कार्स रिसोर्सेज है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस है। ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन थी जिसको सबसे लाइक वर्ल्ड फेमस माना गया, ये डेफिनेशन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन मानी गई, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से इसको क्रिटिसाइज, अभी भी ये सबसे मोस्ट लाइक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, लेकिन वही बात है, क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का होना ही होना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या दिया गया कि नहीं, इस ये जो है ना ये भी कुछ हद तक वास्ट हो चुकी है। जैसे कि इसमें हमारी जो मेन बुक में एग्जाम्पल ले रखा है वो ले रखा है कि एक लाइक साधु है, वो हिमालय में तपस्या करने गया हुआ है, ठीक है। एक दिन के अंदर उसके पास भी क्या है, 24 आवर्स ही है, तो उसके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, सिर्फ 24 आवर्स। अब उसको डिसाइड करना है कि वो कितने घंटे लाइक खाने में लगाए, सोने में लगाए, कितने घंटे वो तपस्या करे, ठीक है। तो वो क्या है, क्या वो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नो। तो इस बेसिस के ऊपर इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया कि इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इसके अंदर पूरा ह्यूमन बिहेवियर और स्कार्सिटी और एंड्स की बात नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं वेल्थ को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो इस तरह के हमारी रॉबिन्स की डेफिनेशन को भी अगेन क्रिटिसाइज किया गया। फिर जो हमारी इसके बाद जो हमारी बात आती है कि इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात आई, तो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर बात आई कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स के अंदर सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। धीरे धीरे क्या है, इसका स्कोप जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर नए इकोनॉमिस्ट ने बोला कि नहीं, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। फिर और इकोनॉमिस्ट आते हैं, बोलते हैं कि इसमें तो एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बात भी होनी चाहिए। और इकोनॉमिस्ट आते हैं कि ठीक है, तुमने ग्रोथ कर ली, सब कुछ कर लिया, अब वेलफेयर की बात कौन करेगा। तो फिर जो और इकोनॉमिस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि वेलफेयर भी होना चाहिए। फिर इस तरह से इसका स्कोप जो है हमारा इकोनॉमिक्स का बढ़ता ही चला जाता है। और लास्ट में एक जो फाइनल डेफिनेशन निकाली जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम फिट नहीं कर सकते, वो थी जैकोब वाइनर की, दैट इकोनॉमिक्स इज बट इकोनॉमिस्ट टू।
कि जो काम इकोनॉमिस्ट कर रहा है वही हमारी इकोनॉमिक्स है। तो ये था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग, राइट। तो लाइक हम अभी तक नहीं बता पाए कि स्कोप है क्या एक्चुअली में हमारे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम इसको फिट ही नहीं कर पाए डेफिनेशन के अंदर। तो यही था हमारा आज के लेक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी और यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय।